पेशकश की और आज जब हम यहां हैं तो हम यहां भी बातचीत की। रवैयों का फर्क है, नीयत का फर्क है। ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत। मैं तनकीद तो नहीं करूंगा क्योंकि वहां जो है हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। मरवत अपनी औकात में रहो। पहले इमरान खान के बूट चाटते थे, अब दुम हिलाकर हमारी पार्टी में आना चाहते हो। तुम जैसे लोगों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं। अगर तुम वाकई नस्ली और असली होते तो इमरान खान की पार्टी को और बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचाने की बजाय इमरान खान का साथ देते। बस ये कहने की देर थी, मरवत आग बगोला हो गए और अता तरड़ की तबाह कुन छितरोल कर दी। वान मछली बाजार बन गया और स्पीकर को कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। बजट इजलास में आए हुए मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ भी हैरान रह गए। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूं। तब भी हमने मिसाके मईशत की, मिसाके जमहूरियत की बात की। आज हम इस साइड पर हैं, तब भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ जमहूरी रिवायात हैं जिसका ये हाउस अमीन है कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस माहौल में स्पीच की, हम भी ऑपोजिशन में थे और हमने इन्हीं डेस्क से किताबें चलती देखी, पेपर फेंके जाते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से जब बजट स्पीच की जाती है तो एहतजाज ऑपोजिशन का हक है और हर ऑपोजिशन एहतजाज करती है और ये रिवायत चली आ रही है। अभी मेरे भाई शायद खटक साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, मगर ये पहली दफा हुआ, पक्का धारा है, इधर वाले इधर होते हैं, इधर वाले उधर होते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि जब हम वहां थे तब भी बातचीत के लिए पेशकश की और आज जब हम यहां हैं तो हम यहां भी बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। रवैयों का फर्क है, नीयत का फर्क है और एफर्ट अगर देखी जाए तो मैं समझता हूं कि इस बजट के ऊपर पूरी दुनिया मोतरफ है, तमाम मीडिया मोतरफ है। चंद ऑपोजिशन के मेंबर्स को सराहना भी चाहता हूं कि बड़ी अच्छी तजावीज आती हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत होमवर्क करते हैं। सियासी बात करना ऑपोजिशन का हक है, वहीं पर इस बजट को लेकर जो मुस्बत इक़दामात किए गए हैं उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। और अभी तनख्वाहदार तबके की बात हो रही थी जनाब स्पीकर। तनख्वाहदार तबके को जो खातिर खा रिलीफ दिया गया है वो तमाम तनख्वाहदार लोगों के लिए है जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 और उससे नीचे है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने लाखों रुपए तनख्वाहों वालों को रिलीफ दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख रुपया है उस पे 1% टैक्स है और 6 लाख से ऊपर आपने देख ही लिया कि जो प्रोफेशनल्स की तनख्वाहदार लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है और शर्तें लगी हुई थी। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, मगर
उस रब्बे जुल जलाल को कुछ और मंजूर था। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी और हौसला पकड़ा। और मुझे याद है बहुत सारे हमारे कई अफसरान वो छुट्टी लेकर चले गए थे कि पता नहीं क्या बनता है। ऐसे वक्त में ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। और ये सियासत यही रह जानी है। तारीख उस कदम को याद रखेगी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा, मुझे सियासत की परवाह नहीं है। और ये वो वक्त था जब पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई और IMF के साथ मामला तय पाए। वो अगर मीटिंग ना होती, शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ना करते और IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते, तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज अगर आप उस दौर से कंपेयर करें, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हालात थे क्या। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था जैसे पंखा चलता है। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला कि वो एलसियां नहीं खुलती थी उनकी। एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा होता था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी, महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था। कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की अवाम को बचाएं। आपने उस वक्त उस कश्ती में बैठने से इनकार किया। आपने कहा नहीं। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। हम आज की बात करते हैं, कल की बात नहीं करते, मगर मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये वो हिसाब है कि सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। इन लोगों ने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। इनके वज़राए खजाना ने उस वक्त IMF को जो लेटर लिखे, मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपने IMF को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। मैं आज अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया इकोनॉमी के लिए, हम उसकी तारीफ करेंगे, मगर हमें यह गवारा नहीं है कि हम अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें, जिस तरह इन्होंने अपने दौर में IMF को लेटर लिख के की थी। और ना सिर्फ इस पर बयानिया बनाया गया, पूरी कैंपेन चलाई गई। IMF को खतूत जो लिखे गए थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख में हमेशा वो याद रखा जाएगा। एक तरफ वजीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस में मीटिंग करके मामलात को जोड़ रहे थे और यहां से खत लिखे जा रहे थे कि पाकिस्तान को बेल आउट ना मिले। जनाबे वाला, ये जो मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की है और मैं समझता हूं कि इदारों का इसमें बहुत एफर्ट है, उनकी बहुत काविश है। और ये जिस तरह वजीर आजम कहते होते, ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी टीम का भी भरपूर हिस्सा है कि जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई है। जनाबे वाला, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये फिगर झुटलाए नहीं जा सकते। GDP ग्रोथ जब ये छोड़ के गए तो -0.2% के ऊपर थी, आज 3.7% के ऊपर है। जनाबे वाला, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो
तो पिछले साल से अगर कंपेयर कर लें तो वो $1,751 थी, अब वो $1,901। यहां से ये जीडीपी ज्यादा बता रहे हैं। मैं इनकी तवज्जो उस तरफ भी मबजूल कराना चाहता हूं। इकोनॉमी की मुझे पूरी समझ है। आपने जो कोविड में बेस लाइन नीचे की थी उसका भी जिक्र कर ले, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी थी। तो ये बेस लाइन को हमने नहीं छेड़ा, बेस लाइन आपने लोअर करके अपनी ग्रोथ ज्यादा दिखाई थी, हमने ये काम नहीं नाज़रीन किया। कराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या वाकया ही वफाकी वजीर अता तारड़ की नौकरी खतरे में है, और क्या वाकया मरवत जो है वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। मैं तनकीद तो नहीं करूंगा क्योंकि हुकूमत की भी मजबूरियां हैं, बजट खुद मुख्तार हो ही नहीं सकता है, जिन कर्ज़ों पे हमारी मईशत कड़ी है उसके हवाले से ये दावा करना भी जो है हकीकत पर मबनी नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमने खुद मुख्तार बजट दिया है। मैं इतना अर्ज़ करूंगा कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम इसी तरह रिवायती बजट देंगे 46 अरब रुपए एजुकेशन के, अब आप देखें ये जो बजटरी एलोकेशन है डिजिटलाइजेशन के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। AI IT इसकी प्रमोशन के लिए या इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई एलोकेशन सिरे से है ही नहीं। अब सारी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। आने वाले वक्त में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये AI पे शिफ्ट होगा, और हमारे यहाँ अभी तक इसके खदोखाल बजट में है ही नहीं। मौलाना नसीम अली शाह साहब ने अपनी तकरीर में जो निशानदेही की, मैं भी एक दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप यकीन करें जिसको पहले फाटा कहा जाता था और आजकल मर्ज अजला कहा जाता है, वहाँ जो है हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। मजाल है कि कोई जो है हुकूमती एहलकार वहाँ जा सके। मुझे कल वो जुडिशियल का एक सीनियर ऑफिसर बता रहा था, मेरे हल्के में गैस पैदा होती है, पेट्रोल की एक्सप्लोरेशन है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे एहलकार जा ही नहीं सकते हैं, तो गैस की प्रोडक्शन भी बंद है, और पेट्रोल जो है वो चूँकि पाइप पे आता है, गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो पाइप तो खैर चल रहा है, कभी कभार ये पठा देते हैं। अर्ज ये करनी है कि ये जो मर्ज अजला हैं, फाटा या दहशतगर्दी से जो मुतासरा इलाके हैं, अब देखा है और पढ़ा कि जनाब अली कराची के लिए भी हैं, अच्छी बात है, सिंध भी मुतासरा है, लेकिन कहाँ कराची और कहाँ मेरा लकी मरवत? आप यकीन करें मोहतरम स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कोई सड़क जो है वो दुरुस्त नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं। हमारी एग्रीकल्चर जो है, चूँकि बारानी है हमारा इलाका, तो लिहाजा अगर बारिश हो गई तो फसल के इम्कानात होते हैं, बारिश नहीं होती है तो फसल भी हमारे पास नहीं आती है। हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो हैं वो मुलाजिमतों पर हैं, आर्मी में हैं हमारे लोग, FC में हैं, पुलिस में हैं, और मुलाजिमतें इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि तमाम अवाम जो हैं वो अपनी ज़रूरियात मुलाजिमतों से हासिल कर सके। मेरी इस्तदा ये है कि जो फाटा के लिए AIP में जो बजटरी एलोकेशन है वो गुज़िश्ता साल के भी अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, और हमारे इलाकों में तो 1 रुपये भी हमारे पास नहीं आया है, ना हमें इल्म है कि ये फाटा की जो वज़ीर आज़म के साहब के पास ये फंड होता है कि ये लोकेशन किसके पास जाती है। नाज़रीन कराम, आपने शेर अफजल मरवत जो कि पहले PTI में थे और अब नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब जो थे वो तकरीर कर रहे थे, और दोनों ने काफ़ी जज्बाती तकरीर की है। और आपको पता है कि ये ख़बरें चल रही हैं कि शेर मरवत जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने लगे हैं, और उनको वफाकी वज़ीर इत्तलात का ओहदा भी ऑफ़र किया गया है।
इस पे अता तारड़ साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा निज़ाम है उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो अता तारड़ साहब हैं, और अता तारड़ साहब को ये पता है कि अगर शेर मरवत जो है पार्टी उसने ज्वाइन की तो शायद उसको यानी कि वज़ीर इत्तलात का ओहदा मिल गया तो फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक दूसरे को इन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया और एक दूसरे पर तंज़िया वार भी किए हैं। आपको पता होगा कि शेर अजमल मरवत को अगर नाम मिला, मकाम मिला या इज़्ज़त मिली तो वो इमरान ख़ान की पार्टी से मिली। हाँ, शेर अफजल मरवत ने जलसे जुलूस किए हैं मुश्किल वक्त में, मगर इमरान ख़ान की वजह से ही ये फेमस हुए हैं। और आपको पता है कि इनका एक डायलॉग था जो काफ़ी फेमस हुआ और जो बढ़ गया के ये कहते थे, वो इमरान ख़ान की वजह से इनको इज़्ज़त मिली। शेर अफजल मरवत को ना तो कोई जानता था, ना ही इनकी कोई पहचान थी। नाज़रीन, जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पे मुश्किल वक्त में तनकीद करता है, मेरे सामने वो इंसान नहीं है। जब लीडर मुश्किल वक्त में हो तो उसके ख़ानदान पे या उसकी बहनों पे या उसकी बेगम पर तनकीद करना नामुनासिब है। इससे दूसरों को मौका मिलता है कि वो भी उंगली उठा सकें। नाज़रीन, इमरान ख़ान से भी गलतियाँ हुई होंगी और इमरान ख़ान ने की भी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान ख़ान को हम सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं। और जब मुल्क में सियासी इंतकाम का निशाना पार्टियां बनती हैं तो फिर इनकलाब आता है, और वो इनकलाब जो है खामोश इनकलाब आ चुका है। जैसे 8 फरवरी को आवाम ने वोट इमरान ख़ान और PTI को दिया, मगर फिर भी हुकूमत जो है वो इस निज़ाम की बनी और फॉर्म 47 की बनी। मगर ये बात तो साबित है कि आवाम जो है इस निज़ाम से तंग आ चुकी हैं और एक दिन आवाम ज़रूर निकलेंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो इज़्ज़त और वो मकाम दे जिसका क़ायद आज़म ने ख्वाब देखा था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।